10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ शुक्रवार के सुबह के कार्यक्रम में, इनका नाम है जयवीर कौल, कनाडा ओंटारियो ब्रॉम्पटन, यहाँ से मुझे ये कुंडली मिली है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनकी माता जी ने इनकी कुंडली भेजी है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक, अंतिम तक अवश्य ही कार्यक्रम को देखने के बाद जय श्री कृष्णा कार्यक्रम के आरंभ में भी और अंतिम में भी अवश्य लिखा करिए। और अगर हो सके तो सुबह सुबह जब आप जगते हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इन सब का स्मरण करते हुए अपने नित्य कर्म किया करिए। अगर आप दिन में पूजा का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, होता है कई बार आर्थिक भाग दौड़ और उसकी क्षतिपूर्ति को उसकी भरपाई करने में व्यक्ति कई बार अपने जीवन को तात्विक रूप से, धार्मिक रूप से, दैविक सभी प्रकार के दोषों को समूल नष्ट करने के लिए हमारे पास मंत्रों की गति है, हम उस पर कई बार नहीं चल पाते। तो जब आप अपने बिस्तर को छोड़ने वाले हों तो जग करके ही उसी समय 20 मिनट उसी बिस्तर पे बैठे बैठे जप कर लिया करिए। उसी समय, मतलब कहीं उतरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आमतौर पे आप क्या करते हैं, जगते हैं, फिर अपना कर्म करते हैं, पूजा पाठ तक आप पहुंचते हैं, उसमें वक्त लगता है। अगर उसके लिए समय नहीं है तो सुबह में ही जग करके और 10 मिनट या 20 मिनट जितनी देर हो सके भगवान नाम की चर्चा, भगवान नाम का स्मरण अवश्य कर लिया करिए। इससे पूरे दिन आप बड़ा, उसका तो खैर फल ही अनंत है। शुरू करते हैं। ये वो कुंडली है जो 2 भागों में प्रसारित होगी और ये इनका पहला चैप्टर है। मैं सबसे पहले इनको इनकी कुंडली के पंचांग से आप लोगों का भी परिचय करा देता हूँ। जातक वैशाख माह में जन्मा है, इस वजह से सुकोमल और सुंदर होता है। नेत्र बड़े सजल और बड़े ही भावुक होते हैं। नेत्र से ही बात करने वाला होता है। कई बार उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास आत्मबल और पिता का साथ बहुत अच्छा रहे। माता चिंतित होती हैं और पिता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे बहुत ही ज़्यादा निकट से देखने को मिलता है। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र बड़ा ही बृहद और विशालकाय होता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति अपने मूल जन्मस्थान से दूर ही रहे और तभी जाकर के उसके पास धन बचेगा, अन्यथा थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब आप कनाडा ओंटारियो में ब्रॉम्पटन में हैं तो हो सके तो आप उस जगह से धन कमाने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ निकल सकते हैं, या फिर कई बार आपकी कुंडली में दक्षिण दिशा ही बहुत अच्छी रहेगी तो आप दक्षिण दिशा की तरफ ही निकल सकते हैं। गुरुवार को जन्मा है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में जन्मे जातक जो होते हैं वो बड़े ही मृदु, कोमल, इमोशनल, धैर्य से युक्त, मीठी वाणी के धारण करता और बड़े ही सुहृद विचारों के होते हैं। उनके पास कभी भी कोई कलुषित भावनाओं का आडंबर या फिर ऐसा कोई आडंबर नहीं होता। कलुषित भावनाओं का कोई संग्रह परिग्रह वो नहीं करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट और बड़े ही साफ छवि वाले होते हैं। गुरुवार शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा धन प्राइवेट सेक्टर से या खुद के काम से ही आएगा। सरकारी नौकरी का योग थोड़ा कम होगा। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से हमें धन के समायोजन पे, धन के नियंत्रण पे, धन के आने की गति पे, धन के खर्च होने की स्थिति पे, अपने इमोशन, रक्त संचार, अपनी बातों को कैसे किसी के सामने रखना है, इस पे काम कैसे करना है, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त जब आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा होते हैं तो पापक होंगे, तो आपको अब किसी से भी बहुत ज़्यादा बंधने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। एकदम पैरेलल होकर के काम करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। किसी से भी बहुत ज़्यादा सट जाना, उसमें समाहित हो जाना, अपनी जैसे चीनी घुल जाए तो वो अपना गुण तो प्रदर्शित दूध को कर देती है पर वो अपना अस्तित्व खो बैठती है कि नहीं बात? वो है, उसकी उपस्थिति बिल्कुल दिख रही है कि, और स्वाद में भी उसका प्रभाव दिखता है कि चीनी ने दूध को मीठा कर दिया, पर वस्तुतः वो दिखती नहीं है, वो घुल जाती है। तो आपको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति में घुल नहीं जाना है या किसी के जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा खुद को बनाना है। किसी के प्रभाव से मुक्त होकर के अपने जीवन की यात्रा शुरू करनी है। कौलवकरण अतिगंड योग, ये थोड़े विस्मृत और कभी कभी व्यक्ति को भ्रमित करने वाले और
व्यक्ति का नुकसान होता है, ऐसा भी देख रहा हूं। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के हैं। अब इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं। मैंने क्या बात कही थी? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे पहले तामसिक वालों का प्रभाव कैसा रहता है, उनके फंडे कैसे होते हैं, होता है ना, वो किस सिद्धांत पे वो व्यक्ति काम कर रहा है। तो तामसिक वाले मारो काटो, सब खत्म कर दो, नष्ट कर दो, ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं होती, या अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेना, थोड़ा बहुत 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 हिंसक भी हो जाए, किसी के दुख से उसको कोई बेचैनी नहीं होती, या सब नष्ट कर देने वाला। राजसिक वाले खाओ पियो और मौज करो वाली सिद्धांत पे काम करते हैं। राजसिक जो गुण होते हैं, जिसके अंदर राजसिक गुण है, वो व्यक्ति ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल भी है, कपट भी है, मोह है, मात्सर्य है, काम है, क्रोध है, लोभ है, सब है, प्रभाव भी दिखाना चाहते हैं, और खाना पीना, मस्त रहना, मौज करना, ये उनके जीवन का सिद्धांत होता है। और जो सात्विक होते हैं वो दूसरों के दुखों से दुखी हो जाते हैं। जो सात्विक होते हैं वो बड़े ही सिद्धांत के पोषक होते हैं, धार्मिक होते हैं, अनुष्ठानिक होते हैं, चारित्रिक दोष उनमें नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रभाव बाहरी और आंतरिक उन्हें प्रभावित नहीं करती है। वो अपने आप में मस्त, मशगूल, भगवान की शरणागति, ईश्वर के कथाओं और चिंतन में लगा रहने वाला, और हमेशा ही श्रेष्ठ लोगों के निकट जाकर के बैठने वाला, गुरुजनों का आदर, सत्कार, प्रेम, प्रसंग और श्रेष्ठमति बुद्धि का होता है। अंतर स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से तो परिचय करा चुका हूँ। इनकी कुंडली में 5 सबसे अच्छी बातें बता देता हूँ। लग्न के अधिपति का उच्च का होना, सूर्य 1 नंबर में बैठे हों, इसका अर्थ होगा कि लग्नेश उच्च का है, सूर्य उच्च का है। सूर्य इस भाव के अधिपति सिंह राशि के लोग या सिंह लग्न के लोग, इसके बारे में अगर बात करूं, स्थिरता से जीवन को आगे बढ़ाना, कभी भी किसी बात से सत्य और असत्य की घटनाओं से प्रेरित होकर के, या इस बात को व्यक्ति जान जाए कि यही सही है, बस उसके दिमाग में वो बात बैठ जाए, उसके लिए जो उसने सोच लिया वही सर्वोत्तम है, वही श्रेष्ठ है, और वही वो करेगा। वो समझौतावादी थोड़ा कम होता है, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता, पौरुषत्व के लक्षण से युक्त कम संतति वाला। अगर इसी सूर्य पे मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ जाती तो व्यक्ति अनेक संततियों का मालिक हो जाता। आप प्रायः क्या कहते हैं, या प्रायः ये बात ग्रंथों में क्या लिखी है, सिंह लग्न के जातक कम संतति वाले होते हैं। पर वो बात कब लागू होती है देवी देवता? वो लागू होती है कि सूर्य अगर उच्च के हों और उस पे कई बार किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। जैसे इस कुंडली में सूर्य उच्च के हैं पर किसी शुभ ग्रह की इस पे दृष्टि नहीं है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कम संतति का मालिक होगा, क्योंकि किसी ने इसको देखा नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह की दृष्टि यहाँ नहीं है, न तो केतु की, न तो गुरु की, न तो शनि ने देखा है, किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे घर को देखते हैं, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4थे 7वें 8वें घर को देखते हैं, पर किसी भी ग्रह की दृष्टि इस भाव पे नहीं पड़ रही है। और गुरु ने भी सूर्य को नहीं देखा है, सूर्य को तो किसी ने देखा नहीं है, गुरु और मंगल में से किसी ने नहीं देखा है। मंगल की बात मैंने क्यों कही? क्योंकि इस भाव का अधिपति है और ये पंचम भाव है, पंचम भाव के अधिपति नहीं देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति कम संतति का मालिक होगा। लेकिन अगर गुरु और मंगल में से किसी एक ग्रह की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाती तो व्यक्ति संतान में 1 से अधिक, 2 से अधिक संतति, 4 5 6 संततियों को पैदा करने वाला होता। कामुकता कम होगी, अंग काम कम करेंगे, पर व्यक्ति का दिमाग जहर घोलता रहता है, कामावेश, कामाशक्त, काम में प्रवृत्ति। क्योंकि शुक्र राहु के संग, उच्च के राहु, स्वग्रही शुक्र और उच्च के चंद्रमा, दशम स्थान में बुध, ये दशम भाव में इतने सारे ग्रहों का बैठना व्यक्ति को कई बार कंफ्यूजन से युक्त भी रख देता है करियर को लेकर के। ये 2 बातें मैंने बता डाली। यहाँ पे रोहिणी के चंद्रमा बड़े बेहतर, व्यावसायिक, बुद्धिमान, यशस्वी, गुणकारी और ज्ञानी, और साथ ही साथ बार बार काम बदलने के लिए व्यक्ति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाला बना देंगे। ये दूसरी सबसे अच्छी बात कहें या फिर थोड़ा कमजोर। हालांकि यहाँ व्यक्ति को पद नहीं मिलता, प्रतिष्ठापन्न बनाते हैं। दशम स्थान में उच्च के चंद्रमा है। यहाँ व्यक्ति अगर 50 लोगों को जो बात बोल दे, 50 उसकी बात आसानी से मान जाते हैं, और कोई भी
उस पे किसी भी तरीके से आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप का कभी भी जीवन में कोई दौर नहीं चलता है, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। एकादशवें भाव के मंगल जन्म कुंडली में अपनी राशि से 3 घर आगे पापक ग्रह का, ये मंगल की राशि है, इस भाव के अधिपति 3 घर आगे बैठे लाभ भाव में भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में बैठना और गुरु से दृष्ट होना, जो लाभ के कारक होते हैं, भाग्य भाव के कारक होते हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में लाभ का भी सुख मिलेगा क्योंकि लाभ भाव पे गुरु की दृष्टि है, और भाग्य भाव का भी सुख मिलेगा क्योंकि भाग्येश को गुरु ने देखा है। तो धर्म, अध्यात्म, चिंतन, मनन, गुरु तुल्य लोगों की सेवा और अपने से बड़ों का आदर और सत्कार, ये व्यक्ति के जीवन में यूं ही समाहित हो जाएगा और कोई दोष नहीं है जन्म कुंडली में। ऐसे अगर देखें तो इस कुंडली में चंद्रमा को ही ठीक करने की बारी होगी, अन्यथा अतिरिक्त किसी ग्रह को ठीक करने की कोई आवश्यकता मैं अभी तक इस कुंडली में नहीं देख रहा हूं। अब आप जब इस कुंडली में विचार करें तो सबसे पहले कुंडली मजबूत कैसे है और कमजोर कैसे है, ये सवाल उठता है। इस सवाल का उत्तर आपको आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा, आपकी कुंडली में बैठे लग्नेश, आपकी कुंडली में लग्न को देखने वाले ग्रह और आपकी कुंडली में त्रिकोण भाव की आकलन के बाद निर्भर करती है, और वो तब परिणाम दिखता है। लग्न के अधिपति उच्च के त्रिकोण में, इस भाव के अधिपति लाभ में, तो भाग्य भाव के अधिपति लाभ में बैठे तो ये तो संपूर्ण लाभकारी योग बना दिया। भाग्य भाव के अधिपति लाभ में महाधनी योग बन गया, और यहां से भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धन भाव को देख रहे हैं, जहां का अधिपति बुध उच्च के चंद्रमा के साथ बैठा है। कोई भी ग्रह या किसी भी भाव का अधिपति, ध्यान से समझिए, किसी भी भाव का अधिपति अगर किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो तो ये इस भाव का बल भी बढ़ाएगा, अपना बल भी बढ़ाएगा, इस भाव की स्थिति तो मजबूत करेगा ही। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के धन भाव की स्थिति अच्छी है। क्यों? क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में, गुरु से शुक्र केंद्र में, और यहाँ पे उच्च के चंद्रमा बैठे हैं जो कि इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति बाहर रह करके ही धन कमाए और पिता के साथ संबंधों को लेकर के कभी कभी उत्तेजित ना हो। अपने विचारों से जीवन भर व्यक्ति काम करता रहता है और जब तक जीता है तब तक उसको काम करने की स्थिति में बनी रहती हैं चीज़ें। भाग्य भाव के अधिपति धन भाव को देखें, ये बड़ा बढ़िया। भाग्य भाव के अधिपति पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव को अगर भाग्य भाव के अधिपति ने देखा है और पंचम भाव के अधिपति ने अगर भाग्य भाव को देखा है, ध्यान से समझिए मेरी तरफ, नवम भाव के अधिपति ने पंचम भाव को देखा और पंचम भाव के अधिपति ने नवम भाव के अधिपति को देखा 5वीं दृष्टि से, ये योग जो बन रहा है दोनों त्रिकोणों का, ये व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व सफलता का योग और प्रमाण से प्रस्तुत कर देता है कि जातक निश्चित रूप से संशय से युक्त नहीं है, उसके जीवन में भाग्य का सुख है, उसके जीवन में पूर्वजों का सुख है, उसके जीवन में मंत्र का सुख है, उसके जीवन में आध्यात्मिक और संपूर्ण सुखों का भोग बना हुआ है। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद व्यक्ति लेकर के बैठा है, अपने पिता का संपूर्ण सुख, और पिता उसके संपूर्ण सुखों के कारक होते हैं और अपने दायित्वों का समुचित प्रकार से निर्वहन करते हैं। जैसे शपथ ग्रहण में होता है ना, क्या बोलते हैं, मैं अपने, क्या बोलते हैं, मैं फलाना, मैं ढिमाका, इसका संपूर्ण, क्या बोलते हैं वैसे शपथ ग्रहण में, निर्वहन करूंगा, पर करते नहीं है जब तक उनकी बात अपने ऊपर नहीं आती है, तब जितने भी हैं, तो ये बात है। पर यहाँ पे व्यक्ति कर लेता है क्योंकि उसके जीवन में धर्म भाव में उच्च के सूर्य धार्मिक और प्रबुद्ध बना देंगे, व्यक्ति को पुरोधा बना देंगे, है ना। अब वहाँ पे वो प्रसिद्ध हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, वहाँ जगत जानने लग जाए, जगत को जानने लग जाए, जगत वाले जानने लग जाए तो आश्चर्य नहीं, संपूर्ण हो जाए तो आश्चर्य नहीं, और कभी भी किसी से समझौता ना करे तो आश्चर्य नहीं, मजबूत हो इच्छा शक्ति का तो आश्चर्य नहीं, महत्वाकांक्षा हो तो आश्चर्य नहीं, और स्वाभिमानी हो, स्वावलंबी हो तो आश्चर्य नहीं, सबके दिलों में वास करने वाला हो तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र के हैं देवी, तो ये चंद्रमा बहुत अच्छे हो जाएंगे। बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी और ये बहुत अच्छी बात होगी। गुरु ने मंगल को देखा है, इस वजह से प्रभुत्व, चारित्रिक दोष नहीं होता, प्रभुत्व संपन्न होता है,
व्यावसायिक नेचर बहुत कम रख करके भी व्यक्ति अपना लाभ कमा लेता है और संतुलित होता है अपनी ऊर्जा के नियमन को लेकर के। क्लियर है? ये इतनी सारी चीजें, सारे के सारे ग्रह, बुध, चंद्रमा, राहु। अब जरा देखिएगा तो बुध यहाँ अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा भी अच्छी डिग्री के साथ, राहु भी और शुक्र भी, 4 ग्रह जन्म कुंडली में बिल्कुल ही ठीक बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि सूर्य 29 डिग्री के हैं, थोड़े ढलान पे हैं, शनि 19 डिग्री के हैं, अवस्थागत ये भी ठीक है, और वस्तुतः इस कुंडली के लिए वो मारक होते हैं, तो इसी भाव में बैठे हैं तो कम से कम ठीक बात है। और यहाँ से बैठ करके आयु को देखेंगे तो आयु अच्छी होगी और व्यक्ति के पास गंभीर चिंतन हो जाता है और वो काफ़ी डिप्लोमेट भी होता है अपनी स्थिति को लेकर के। और सबसे अच्छी बात है कि प्रासंगिक है उसके साथ इस बात का जुड़ जाना कि व्यक्ति ढो करके चलने वाला है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला है, वहन करने वाला है। शनि की 7वीं दृष्टि, जब वो कभी वो दूर जाने की कोशिश करे अपने जन्म स्थान से तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दूर जाने में दिक्कत होती है। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे, ये इस वजह से व्यक्ति को नेचर वाइज कम्युनिकेटिव, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह रिपोर्ट करना, साहसी और सांभ्रांत बनाने के साथ साथ अपनी बात कैसे रखनी है, इन सब चीज़ों में व्यक्ति का बल बढ़ता है। तो ये शनि का प्रभाव। गुरु बहुत बढ़िया, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। गुरु गांभीर्य, और गुरु और शनि दोनों का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव। तो देखिए, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे, सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ पे और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे। गुरु, सूर्य और शनि सबका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में माता के सुखों का बढ़ना और बढ़ाना तय कर देती है। वो कई क्षेत्रों का मालिक होता है, कई जगहों से धन कमाने वाला, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक होता है। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला और हमेशा ही अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार, और अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के संपूर्णतया बहुत ही निश्चलता के भाव से रखने वाला होता है। उसके भाई बहनों का सुख उसे बिल्कुल ही मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। बड़े भाई बहनों का सुख, छोटे भाई बहनों का सुख इस कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छा देख रहा हूँ। और व्यक्ति, अगर मैं समझता हूँ कि अकेला भी होगा तो भी उससे कई लोग लाभान्वित होते हैं और कई लोगों का प्रभाव। इस कुंडली में गुरु की दशा, इस कुंडली में सूर्य की दशा, इस कुंडली में मंगल की दशा, इस कुंडली में कुछ हद तक शनि की दशा भी अच्छी रहेगी, क्योंकि स्वग्रही ग्रह कभी भी खराब नहीं होता। और गुरु का प्रभाव जब जिस भाव पे पड़ जाए तो वो भाव खराब नहीं होता। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी कम है, यहाँ के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ के लिए भी थोड़ी कम है। मतलब 2 दृष्टियाँ जो हैं गुरु की वो थोड़ी सामान्य हैं, पर लग्न पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को गंभीर और चरित्रवान बना देती है। साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना, व्यक्ति कभी भी नौकरी करेगा तो पद वाली विशेष नौकरियों में ही जाएगा। गुरु श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा अपने नक्षत्र में, 10वें स्थान में चंद्रमा व्यक्ति को व्यावसायिक और नेचर वाइज बड़ा ही कोमल बना देते हैं। गुरु ठीक है, सूर्य ठीक है, गुरु की दृष्टि यहाँ नहीं है, गुरु की दृष्टि केंद्र से होने के कारण मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में, इसका एक संतुलित परिणाम जातक को बड़ा ही लाभदायक मिलेगा। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो चंद्रमा अपनी ही राशि में या अपने नक्षत्र में या अपने उच्च की राशि में है, इस वजह से कम शनि को यहाँ बल मिलेगा। इस कुंडली में मंगल और शनि का प्रभाव 6वें भाव पे जा रहा है। मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ अच्छी, और मंगल की 8वीं दृष्टि उच्च की, और शनि यहीं बैठे। मंगल की उच्च दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो व्यक्ति को साहसी और साथ ही साथ शत्रुओं से कभी भी व्यक्ति को पराजित नहीं होना पड़ता। यह शत्रु कौन होगा, कोई जरूरी नहीं है आपके अलग से शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति बन जाए। व्यक्ति के पास अपने जीवन में जब कभी भी विपरीत परिस्थिति आए, जब परिस्थिति शत्रुगत हो जाए, तब वो क्या करेगा, तब उसके पास कैसे कौन सी शक्ति रहेगी, तो निस्संदेह वो थोड़ा गंभीर भी होगा, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। उस समय थोड़ा शांत हो जाएगा, उस समय उसका अनुभव अपना वाला काम करेगा और साहस वो वापस इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि जैसे ही शनि की दशा आएगी तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, जिसमें मंगल की दृष्टि सहायक हो जाएगी। क्योंकि ये भाव एक्टिव हो तो इस भाव के अधिपति जब एक्टिव होंगे तो इस भाव पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि इसको बल देगी, समझ गए।
और व्यक्ति को अपने शत्रुओं से कभी भी झगड़ा से, लड़ाई से साहस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका ज्ञान उसके पास रहेगा। मतलब आपको कानून के सहारे, अपनी विद्वता के बल पे अपनी परिस्थितियों का व्यक्ति अच्छे तरीके से खंडन कर लेता है और उससे अपनी सुरक्षा भी शामिल कर लेता है। ये आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति बहुत अच्छे, पराक्रम भाव के अधिपति बहुत अच्छे हैं, ये व्यवसाय करवाएंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति लाभ में, माता से सुख और माता का सुख, चरित्रवान होता है और अपने घर से दूर रहता है। माता का स्वभाव थोड़ा चिंतित और चिंता करने वाला, चिंतातुर रहने वाला और हमेशा ही दवाइयों के संपर्क में रहने वाला, बेटे के भविष्य को लेकर के हमेशा ही भ्रमित रहने वाला। पंचम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, चिंतन, मनन, मंत्र, गुरु, प्रेम, ईर्ष्या नहीं है, प्रेम ज़्यादा है और व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में पड़ने वाला होता है। अपने मन से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन साथी का चयन करने वाला होता है। छठवें भाव और सातवें भाव के अधिपति यहीं बैठे हों तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस आलस्य न करे, प्रमाद न करे, झगड़ा फसाद न करे, छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित न रहे, कोई ऐसी बीमारी ना हो जो लंबे दूरी तक चल सके। इस वजह से व्यक्ति को अपने पेट जनित बीमारियों का निश्चित रूप से हमेशा ही चेक कराते रहना होगा। वैसे इस कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है तो स्वास्थ्य इसका ठीक है। अष्टम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, पंचमेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं। मंगल को देख रहे हैं, कैपेसिटी अच्छी होगी और डिलीवर क्षमता बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति डिलीवर बहुत अच्छा करता है। बोलते हैं ना कैसे किस बात को रखना है और कैसे किसी को अपनी बात पहुंचानी है। क्षतिपूर्ति नहीं होती और व्यक्ति कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जिसपे बाद में उसको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। आपके माता पिता, आपके बड़े भाई और आप भी जिसके बड़े हों, इन लोगों को कभी भी जब आपकी वो अप्रशंसा करते हों, जब आपको कोई अच्छी बात बताते हों तो उसमें अपनी दलीलें नहीं देनी चाहिए। जब कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा हो तो उसे चुपचाप सुन लेना चाहिए, हाथ जोड़ करके। हाँ बिल्कुल बोलो, क्या बात है। क्योंकि उसके विचारों का स्वागत ही वस्तुतः आपको स्वागत योग्य बना देता है। उसके विचारों का स्वागत करना ही आपको स्वागत योग्य बना देता है। आपने उसके विचारों का स्वागत नहीं करा, इसका अर्थ होगा कि आपने अपने आप को स्वागत योग्य नहीं बनाया। याद करिए कि जब हमारे गुरुजी जब कभी भी हमें कुछ कहें तो हमें चुपचाप उठ करके, बैठ करके, चाहे जैसी भी स्थिति हो, एकदम सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और उनके सामने बोलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके सुन सके तो सुन सको, बोलना नहीं। ये वाणी सिर्फ अपने से या तो अपने गुरुजनों की प्रशंसा के लिए बनाई गई है, भगवान के मंत्र जपने के लिए बनाए गए हैं। इसकी महिमा सिर्फ वही सिद्ध होती है कि आपने किसी को कितना याचना पूर्वक अपने जीवन में किसी से बात करी है। और वस्तुतः इसको बोलने का अधिकार सिर्फ तब है जब इसकी आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो चुप रहना ही सबसे ज़्यादा इसका सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसका काम जितना ज़्यादा हो सके अच्छी चीज़ों में ले लिया करिए। इसका कान का, इसको चुप रहने दिया करो और सिर्फ दूसरे की प्रशंसा के लिए ही ये खुल जाए, तभी इसके लाभ के संकेत मिलते हैं। अन्यथा तो ये बस खाया पिया पचाया वाली बात हो जाती है। और आपको भी बात बताऊं, आपके बच्चे जब कभी देर तक जागते हों, देर तक सोते हों, देर तक स्थिति में रहते हों, सूर्य को न मानते हो, न अर्घ देते हो, न चिंतन करते हो, न मनन करते हो, तो उनको जरूर ही किसी भी तरीके से, चाहे थप्पड़ ही लगा करके क्यों ना हो, उनको उनकी पटरी पे लेके आने की कोशिश करिए। क्योंकि आज अगर नहीं किया तो बाद में तो वो डंडा करेंगे, पक्की बात है, बाद में डंडा करेंगे। हाँ, अब मैं इतनी बात कह रहा हूँ, ये बच्चा संस्कार से युक्त है और इसमें ऐसी कोई दोष की स्थिति नहीं है। इस वजह से आपको बस खाली इसको बूस्टअप करने की आवश्यकता है। बाकी की चीज़ें मैं शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। ये इसको इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि जब इसका नौमांस से क्लैश होगा तब जाकर के और भी चीज़ें प्रस्फुरित होकर के सामने आएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।